Hello students, welcome. Today we will start the second chapter in history of class 8th, the rise of the English East India Company. English East India Company में बेटा अपन स्टडी करेंगे कि किस तरह से इंडिया में इंग्लिश जो एम्पायर बना उसकी जो रूट थी वो कैसे मतलब डेवलप हुई, कैसे उसने अपनी जड़ें पकड़ी और किस तरीके से जो बिजनेस करने आए थे वो रूलर बन गए, वो किंग बन गए और अपन स्लेव बन गए। ये इस पूरे चैप्टर का की पॉइंट है कि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं आए थे, इंग्लिश के साथ पोर्तुगीज़ भी आए थे और फ्रेंच भी आए थे और भी 2-3 डच आए थे। इस तरीके से मतलब काफ़ी सारे लोगों ने इंडिया के डिफरेंट पार्ट जो कोस्टल एरिया थे वहाँ से एंट्री करी थी और किस तरीके से उन्होंने अपना रूल ओवर कर लिया था इंडिया को। कौन कौन से बैटल हुए थे, किसके बीच में हुए थे, ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। ओके, लेट्स स्टार्ट। In search of sea routes towards the east, several people from the western countries like the British, French, Dutch and Portuguese started sea voyages. They naturally became rivals of each other. In this struggle for power, Britain emerged victorious and transformed itself from a trading company to an imperialist nation that ruled India for nearly 200 years. मैंने बताया जो इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले लोगों ने बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए दे फाइंड द वेज सी रूट्स टू इंडिया, टू एशिया, टू फाइंड द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल और ये सब तो बाद में वो अपने जो उपनिवेश थे जो उनके उससे ले जाते थे, लेकिन उनके वहाँ जो कंपनी में प्रोडक्ट तैयार हो रहे थे उसके लिए उन्हें मार्केट चाहिए था कि उसको ज़्यादा रेट पे कहाँ बेचें। तो इसके लिए उन्हें मार्केट ढूंढने के लिए फिर उन्होंने ना डायरेक्ट यूरोप से और इंडिया के लिए तो कोई रोडवे या ऐसा तो था नहीं उस समय, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना सी रूट क्या इसको ढूंढा जाए। तो उन्होंने सर्च शुरू करी और सबसे पहले इंग्लिश उन्होंने करी और उनके पीछे उनको फॉलो करते हुए द डच एंड द पोर्तुगीज एंड द फ्रेंच, दे ऑल्सो केम टू द इंडिया और एशिया। The English East India Company was formed in 1600 with a charter from Queen Elizabeth I, granting the sole right to carry trade in the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. The English established their settlements and factories at Masulipatam, Patna, Dhaka in Bengal, Fort St. George in Madras, Bombay, and Sultanati, Kalikata and Govindpur. And Kalikata and Govindpur were joined together to form a new city, Calcutta, now known as Kolkata. The factory at Sultanati was also fortified and renamed as Fort William. इसमें बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप की कंपनी थी उसको वहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उन्होंने परमिशन, शी ग्रांटेड द परमिशन कि आप ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, एनी अदर कंपनी विल नॉट कम्पीट यू इन इंडिया। यानी कि सारे राइट्स एक तरीके से सेंट्रलाइज कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, जो उनको करना है वो सारे अपने हिसाब से रूल बनाएंगे और ऑफ कोर्स उनके जो क्वीन एलिजाबेथ को भी इसका मिलना ही था प्रॉफिट। तो इस तरीके से पूरा एक सेंटर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया कि अब और कोई उनका कंपिटिटर इंडिया में नहीं है फ्रॉम इंग्लैंड, लेकिन दूसरे कंट्रीज से उनको कंपटीशन मिला। आगे हम पढ़ेंगे। और ये है कलिकट्टा और गोविंदपुर वर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सिटी। मतलब कैलकट्टा था वो दो जगहों को मिलाकर बना था जो है कैलिकट्टा एंड गोविंदपुर। और जो द फैक्ट्री एट सतनाटी वॉज फोर्टफील्ड एंड रीनेम्ड एज फोर्ट विलियम। आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज भी बहुत मशहूर है बेंगलुरु का। इन 1691 द इंग्लिश वर ग्रांटेड अ फरमान बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब विच exempted the British company from paying custom duties in Bengal in 1770. And another Mughal emperor Farooq Siyar granted another farman. This farman
extended the privilege to the British in Gujarat and Deccan. सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी वो किसने दी थी? ये जो मुग़ल एम्परर हैं औरंगज़ेब, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी कि आपको कस्टम ड्यूटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में आराम से बिना कस्टम ड्यूटी के भी बिजनेस कर सकते हैं। ये जो फैसला तो ये बहुत मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत गलत साबित हुआ और इसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हमने बहुत लंबे टाइम तक हमने हमारे नेशन ने इसके कॉन्सिक्वेंसेस को सफ़र किया। ये डिसीज़न उन्होंने 1717 में फॉर बंगाल लिया था ओनली। और उसके बाद जो नेक्स्ट एम्परर हुए फारूक शियार, उन्होंने इस फरमान मतलब एक तरीके से ये उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑर्डर, तो इस फरमान को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड फॉर विच कंट्री या स्टेट बोलेंगे तो डेक्कन और गुजरात के लिए भी उन्होंने इसको कर दिया कि आप वहाँ पे भी बिना उसके कस्टम ड्यूटी के आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो अब इससे ज़्यादा किसी को क्या परमिशन मिल सकती है बेटा, ठीक है। बट बिफोर द ईस्ट इंडिया company could establish itself in India, the Portuguese had already conquered Goa and started expanding their commercial and political power in the western coast of India. The Dutch too had started establishing their trading factories. Like I said, okay, not only English people, Dutch people and Portuguese people also came to the India to establish their trading पॉइंट्स और ट्रेडिंग फैक्ट्रीज फॉर देयर प्रॉफिट इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया कि जो पोर्टुगीज़ आए थे वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे केम टू द गोवा एंड वहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, उनको परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया कोस्टल एरिया पे और अपनी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों ही पावर जो है वो इंक्रीज़ करने में वो लग गए। ऐसा किया उन्होंने। और जो उनको देखकर इंग्लिश को देखकर डच आए, पोर्तुगीज़ आए और फ्रेंच आए। तो ये लाइन वाइज सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर आए डच, और डच ने भी यही किया, सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करी। दिस मेड थ्रू द सी रूट, बट व्हेन कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर स्टार्टेड बिटवीन द टर्क्स एंड द यूरोपियंस, दिस ट्रेड वाज डिसरप्टेड। इन ऑर्डर टू गेट द इंडियन goods which were much in demand in Europe, the western traders decided to find new sea routes to India. The first European traders to discover a new sea route to India were the Portuguese. सबसे पहले किसने ढूंढा? यूरोपियंस में पोर्तुगीज ने ढूंढा। एंड दे वर फॉलोड बाय द डच, द इंग्लिश एंड द फाइनली द फ्रेंच। ये 4 पीपल्स जो थे, डच पीपल, इंग्लिश पीपल, फ्रेंच पीपल एंड पोर्तुगीज, ये इन्होंने अपने इंडिया में किया। आपको मतलब लर्न होना चाहिए कि कौन 4 थे। और ऑल ऑफ देम फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज। क्यों? इनका सबसे पहले पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये नहीं था कि हम रूल करेंगे, हम अपना जो है एरिया है या अपने टेरिटरीज है उनको एक्सपेंड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इनको अपने जो है अपने तैयार प्रोडक्ट के लिए मार्केट चाहिए था। और जो इंडिया का कुछ सामान, बेटा उस ज़माने में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतनी डेवलप्ड कंट्री थी, इंडिया में इतने ज़्यादा चीज़ें और रिसोर्सेज और सब चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल थी, उसकी बहुत डिमांड थी सब जगह पे, चाहे वो यूएई वाला खाड़ी प्रदेशों वाला एरिया हो या यूरोप हो, कहीं सब जगह इंडिया के सामान की जो थी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लाइक यहाँ के जो स्पाइसेस हैं, यहाँ का जो सिल्क है, आप जानते हैं ढाका का सिल्क पूरे वर्ल्ड में मशहूर था उस वक्त। इतना महीन, इतना मतलब मच सुपर सॉफ्ट, डेलिकेट कि मतलब उसको यू कैन पास इट थ्रू द रिंग, एक अंगूठी में से आप इसको पास कर सकते थे इस पूरी की पूरी साड़ी को, मतलब इतना सॉफ्ट होता था। तो इस तरीके की हर चीज़ इतनी क्वालिटी की मिलती थी यहाँ पर, तो उस सब की डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसके लिए तो हमें एक रूट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उन्होंने सी रूट को प्रेफरेंस दी, ठीक है ना। तो पहला उनका पर्पस था ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन आए, द यूरोपियंस।
Indian spices, silk, textile, indigo, and saltpeter for making gunpowder were very much in demand in Europe. During the medieval period, Arab traders controlled this trade through the sea route, but when conflict and wars started, okay, तो जब सी रूट उन्होंने फाइंड आउट किया, तो आपको पता ही, मैंने बताया कि चाहे वो खाड़ी प्रदेश वाला एरिया हो या कोई भी हो, तो उन सब के बीच में जो है वॉर स्टार्ट हो गई थी और सब ने सी रूट फाइंड आउट करने के लिए ये फाइंड आउट करने के लिए किया था. ठीक है, ओके. द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, द पोर्तुगीज. First of all, the Portuguese. Vasco da Gama, a Portuguese sailor, first discovered a sea route to India via the Cape of Good Hope in 1498 and arrived at Calicut, Kerala. So the Portuguese were first to establish political power in India along the west coast. They conquered Goa and made it the center of their commercial and political power in India, which they controlled for nearly 4.5 centuries. 4.5 centuries बेटा, मतलब 450 साल तक उन्होंने इंडिया के उस कोस्टल एरिया को, जो है गोवा और उसके एरिया को रूल किया. इवन दो आज भी वहाँ पर इतने सारे पोर्तुगीज फैमिलीज रहते हैं. वो अलग बात है कि उनके वो रूल नहीं है, रूल तो खैर इंडिया का है, वो तो कुछ नहीं, डेमोक्रेसी का है सारा सिस्टम. लेकिन अभी भी वहाँ के आप पॉपुलेशन में आप वहाँ जाओगे तो ज़्यादातर आपको घर जो है, ज़्यादातर वहाँ के जो नेटिव वो आपको मिलेंगे, लोकल लोग जो गोवा वगैरह में, तो आपको पोर्तुगीज ही मिलेंगे. उनका मतलब आप अटायर देख लीजिए, उनका पहनना ओढ़ना देख लीजिए, खाना वगैरह सब कुछ वहाँ से इंस्पायर दिखेगा आपको. आज भी, आज की तारीख में भी इस तरीके का इन्फ्लुएंस रहा था. तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे यहाँ इंडिया में ट्रेड करने. ठीक है बेटा. उसके बाद द डच वर द नेक्स्ट टू रीच इंडिया इन 1595 एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज formed after a few years. The Dutch started controlling the spice trade in Indonesia. Later, their chief trading center shifted to Nagapattinam. The Dutch also started establishing trading factories in Masulipattnam, Calicut, and Surat. However, the Dutch dominance collapsed with their defeat in the hands of the English. The Dutch भी आए थे, जैसे 1498 में पोर्तुगीज आए थे, उसके इतने सालों बाद, लगभग 100 years बाद 1595 में डच जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें मतलब बनने से थोड़ा सा पहले डच आए थे. उन्होंने भी वो इसी उसमें आए थे कि दे नीड मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स, और सबसे पहले उन्होंने इंडोनेशिया में किया था. और इनका जो था सहारा ध्यान उनका था स्पाइस ट्रेड पे. वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन डच का जो ध्यान था वो स्पाइस ट्रेड पे था. ठीक है ना बेटा, इसको याद रखना. उन्होंने पहले इंडोनेशिया में इस्टेब्लिश किया और उसके बाद उन्होंने अपना सेंटर कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, नागापट्टनम में. आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पोर्तुगीज किस उसमें in which year they arrived in India and where they established their first factory or whatever it is. तो डच किस सन में आए थे 1595 में, और सबसे पहले कहाँ आए थे और किस चीज़ की उन्होंने कंपनी या फैक्ट्री या वो लगाया था और कहाँ लगाया था. जैसे तो कालीकट, सूरत, मछलीपट्टनम, ये इसके सेंटर थे बेटा. ये 3-4 जगह सब लोगों का इंटरेस्ट यही था, क्योंकि ये वाला सी रूट उन सबको पता चल गया था, कॉमन था. ओके. और next is the French. The French too tired to enter the competition for trade in India. They set up their factories in Pondicherry, Madras, and Chandernagar in Bengal. The French had to confront and compete with the British. This resulted in the Carnatic Wars, in which the French were finally defeated. All these European trading companies competed with each
other to buy fine cotton and silk produced in India. Spices like pepper, cloves, cinnamon, and cardamoms were also demanded by them. All these items had a big market in Europe. Naturally, these rival European companies wanted to push out their competitors and capture the entire Indian market. This cutthroat competition led to the fierce battles between all the trading companies. जब फ्रेंच आए थे तो फ्रेंच ने अपनी कंपनी कहाँ खोली थी बेटा? पौंडीचेरी, मद्रास और चंद्रनगर, जो कि बंगाल में है। ये तीनों जगह, चंद्रनगर बंगाल में है, पौंडीचेरी पौंडीचेरी में है, मद्रास चेन्नई में। वहाँ उन्होंने फ्रेंच ने इस कोस्टल एरिया को कवर किया था और वहाँ पे अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश किया था। लेकिन दे हैड टू कन्फ्रंट हुम? ब्रिटिश। तो उनको ब्रिटिश का सामना करना पड़ा कि वो ऑफकोर्स अगर कोई पहले से ही मार्केट में बैठा है तो वो दूसरे अपने कंपटीटर को इजीली क्यों आने देगा। तो पहले के ज़माने में तो ऐसा ही होता था कि वॉर हो जाया करती थी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे वो वॉर ही एक तरीका होता था। तो बाद में जब यूएन एस्टेब्लिश हुई, उसने ये किया कि नहीं, ये तो लड़ाई झगड़ा करना, वॉर करना, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है और इससे सिर्फ नुकसान ही होता है सब तरीके का। तो फिर इसलिए ये हाँ, फ्रेंच के और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुई। वॉर कौन सी हुई? कर्नाटिक वॉर। से 3 हुई थी, कर्नाटिक वॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और रिजल्ट में फ्रेंच थे। फाइनली दे गॉट डिफीट। ये इसका वो है कॉन्सिक्वेंस। द नेक्स्ट इज द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। By the 18th century, the British and the French got established as the two major Western powers in India. जो डच थे और जो पोर्टुगीज थे वो क्या हुए? थोड़ा माइनर हो गए, उनका थोड़ी इम्पोर्टेंस भी कम हो गई या उनका इंटरेस्ट कम हो गया, वट एवर द रीज़न। बट ये हुआ कि फ्रेंच और एंग्लो था वो स्ट्रगल स्टार्ट हो गया ऑन द एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि दोनों ही पावरफुल होंगे शायद, इस वजह से ये दोनों ज़्यादा उसमें आए लाइमलाइट में, और इनके बीच में ही बैटल हुए फॉर द territory powership. By the 18th century, the British and the French got established as the two major Western powers in India. The Portuguese had lost their monopoly over Indian trade. The Dutch too had been defeated and had turned towards the spice trade in the Indonesia islands. Therefore, for nearly 20 years, from 1744 to 1763, the French and the English fought for the control of the trade and territories of India. Taking advantage of the decline of the Mughal Empire and the political instability in South India, the French and the British fought 3 wars to control the trade, and these wars are called the Carnatic Wars. Like I explained कि वो 2 ही पावर बची थी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। उनके बीच में नियरली 20 ईयर्स तक जो था वॉर का टाइम पीरियड चला था, और फाइनली जो थे फ्रेंच को जो डिफीट मिली थी वो उनको हार मिली थी। फर्स्ट कैनेटिक वॉर 1746 टू 1748, 2 साल चली थी। इन 1742 a war broke out in Europe between France and England. The war also spread to India, where the British and the French companies clashed with each other. When the war ended in Europe in 1748, it ended in India too. तो 1742 में जब वॉर स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर? यूरोप में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो फिर इंडिया में भी उन दोनों कंपनीज जो थी एस्टेब्लिश, उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गई, और जैसे ही 1748 में वहाँ पर वॉर एंड हुई तो यहाँ इंडिया में भी हो गई। और व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स? रिजल्ट इज नीदर साइड मेड एनी territorial gains, but the rivalry between the two powers over trade and territory continued. The war exposed the weakness of the rulers of South India. It was shameful that the Nawab of Carnatic had failed to stop a war in his own territory. Dupleix, the governor of the French company, was very capable and foresight
he decided to take full advantage of the unstable political condition of South India and increase French political influence in the South. देखा बेटा, जब कैपेसिटी पे क्वेश्चन उठा है किस पे, द नवाब ऑफ कर्नाटक, क्योंकि वो अपनी ही टेरिटरी में, अगर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर हो भी रही है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि इंडिया में भी वॉर होना चाहिए। इंडिया का क्या लेना देना है फ्रांस से और इंग्लैंड से, लेकिन इससे हमारी ही कमज़ोरी उनको पता चली कि देखो यहाँ के रूलर कैसे हैं, अपने ही देश में ये होने दे रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इनके पास कोई मतलब पावर नहीं है, किस तरीके से ये अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी वीकनेस थी that were open to the both of the governor, लेकिन जो उनमें भी था गवर्नर ऑफ द फ्रेंच कंपनी डुप्लेक्स, वो तो बहुत ही क्लेवर और इंटेलिजेंट था। उसने ये कहा कि ये क्या हुआ, ये तो मतलब उसको एक तरीके से समझ लो कि वो मिल गया आइडिया कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, या हम चाहें तो अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये उसके समझ में आ गया था। The Second Carnatic War, which was held in 1749 to 1754. In 1748, when rulers of both Carnatic and Hyderabad died, Dupleix decided to intervene in the wars of secession that had started both in Carnatic and Hyderabad and set up puppet rulers in these two states who would serve in the interest of the French. देखा आपने किस तरीके से उसने अपनी कमजोरी को समझा, और वो at that point the rulership and the territory to make their territory in the India, this idea came in their mind. वो आए तो नहीं थे ये सोच के, आए तो बिजनेस करने थे, पर ये सब देख के उनके दिमाग में ये कि ये क्या कंडीशन है, तो आराम से यहाँ पे रूल करो, बिजनेस करो, यहाँ पे बिजनेस क्या करो, यहाँ पे तो रूल करो। और इनको अपने हिसाब से अपने सिस्टम से, ऑफकोर्स बिजनेस में इतना फ़ायदा नहीं था, इतना प्रॉफिट नहीं था जितना कि रूल करने में उनका था। आपको पता ही है कि उन्होंने रूल करा तो फिर किस तरीके से उन्होंने टैक्सेस लगाए और कितना उन्होंने मतलब टॉर्चर किया इंडियंस को हर लेवल पे। तो ये उनको हमने कहीं ना कहीं हमने ही उनको आइडिया दिया था, यस यू कैन डू एनीथिंग विद अस, ये इसका मतलब था। तो सेकेंड कर्नाटक वॉर में उन्होंने क्या किया था कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के जो वो उस टाइम के नवाब थे वो मर गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अब ऐसे दो पपेट रूलर्स बनाए जो सिर्फ इनके इंटरेस्ट की बात करते थे, अपना दिमाग यूज़ नहीं करते थे कि हमारी टेरिटरी के लिए हम यहाँ के राजा इंडिया के, या जो भी उनकी टेरिटरी थी हैदराबाद के और इसके कर्नाटक के, उन्होंने ये नहीं सोचा। नहीं, वो तो जो है वो कह रहे थे, फ्रेंच के गवर्नर कह रहे थे या इंग्लैंड के गवर्नर, वो उसको ही माने जा रहे थे, अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे थे। तो वो दे आर कॉल्ड पपेट रूलर्स। The British too had their ambitions and would not allow the French to get an upper hand. They also wanted to set up their puppet rulers in these states. Under the able leadership of Robert Clive, a young clerk in the British East India Company, the British managed to defeat the French finally and made Muhammad Ali, the Nawab of Carnatic, their nominee. किस तरीके से जो सेम चीज़ वहाँ के डुप्लेक्स जो गवर्नर ऑफ फ्रेंच थे, वो सेम चीज़ इंग्लैंड के जो गवर्नर थे या जो भी यहाँ के एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके भी माइंड में आया उनको देख करके हम भी हमारा करेंगे। और वो नहीं चाहते थे कि फ्रेंच को जो है अपर हैंड मिले, उनको मतलब सारा लीडरशिप और वो मिल जाए, हम करेंगे रूल इंडिया को। तो उनमें और ज़्यादा ग्रीड और वो सारा फीलिंग उनमें डेवलप हुई यहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के, इस वजह से। और रिजल्ट्स क्या हुए सेकेंड कर्नाटिक वॉर्स के, द फ्रेंच गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिफीट एंड साइंड अ पीस treaty. They also accepted the British demand that Dupleix must be sent back to France. This was a big blow to the future of the French company in India. The Second Carnatic War boosted the prestige of the British and led to the establishment of British control over Carnatic. देखा आपने, कर्नाटक में उन्होंने सबसे पहले अपना पपेट रूलर लगाया, कौन? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को नवाब बना दिया। वो उसके बाद
उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सेकेंड वॉर जब एंड हुई तो एंड उन्होंने किसने करी, फ्रेंच ने अपनी डिफीट मान ली कि हाँ हम हार मानते। उसके बाद उन्होंने साइन करवाया कि जो बहुत चालाक आदमी क्लेवर था उसने सारा सेटअप किया था डुप्लीक्स, आप इसको एक तो फ्रांस वापस भेजो, और जो कंपनी मतलब फ्रेंच कंपनी का समझ लीजिए एक तरीके से फ्यूचर का एंड था वहाँ पर। और किसकी प्रेस्टीज बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। तो द थर्ड कैनेटिक वॉर जो हुई थी 1757 to 1763, द टेम्पररी पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कंपनीज एंडेड इन इंडिया व्हेन अनदर वॉर ब्रोक आउट बिटवीन them in Europe. At the very beginning of this war, the English managed to gain control over Bengal, and after the victory in the Battle of Plassey, now the British could use the rich resources of Bengal to overpower the French. The French, on the other hand, were handicapped due to constant shortage of funds. Finally, the French were defeated in 1760. The war in India ended with the end of the war in Europe in 1763. Again, जो फर्स्ट वॉर में हुआ था वही थर्ड कैनेटिक वॉर में हुआ कि वहाँ यूरोप में जब दोनों कंट्री के बीच में वॉर स्टार्ट हुई तो इंडिया में भी उनके बीच में स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस था कि फ्रेंच के जो रिसोर्सेज थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी भी लेवल पे हो, वो कम थे और ब्रिटिश के ऑफकोर्स ज़्यादा थे। तो यहाँ पर फ्रेंच ने डिफीट मान ली थी, और जैसे ही वहाँ पर यूरोप में उनके बीच में वॉर एंड हुई और यहाँ पर उन्होंने भी अपनी वॉर को अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरीके से फ्रेंच जो था टेरिटरी और रूलरशिप और सब उसकी एंड हो गई। और कौन जीता और कौन बचा एंड में, इंग्लिश पीपल बचे, ईस्ट इंडिया कंपनी बची। तो इसके रिजल्ट क्या रहे, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? द थर्ड कैनेटिक वॉर shattered French dreams of building their empire in India. Pondicherry and other French settlements were returned to the French, but they could not build forts or station troops in these territories. They could serve only as centers of trade and had to live in India under the protection of the British. The English now established their political influence over Carnatic, freed of all European rivals. They could now get set for the task of conquering India. क्या हुआ, उन्होंने अपने सारे जो राइवलरीज जो यूरोप की साइड से उनके सामने आए थे उन सबको धीरे धीरे करके रास्ते से हटा दिया। फ्रेंच जो टेरिटरी के लिए आए थे, फ्रेंच पीपल को हराने में उनको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन दे फाइनली गॉट द विक्ट्री एंड दे शैटर द ड्रीम्स ऑफ फ्रेंच पीपल। बट इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने निकाला तो नहीं, लेकिन वो वहीं रहते थे। उनको अब नया कोई फोर्ट या स्टेशन वो नहीं बना सकते थे, बस वहाँ रहते थे वो लोग। और अब उनके सामने ये था कि अब हमने अपनी ट्रेडिंग पावर और ये तो बना लिए, इस्टेब्लिश कर लिए फैक्ट्रीज वगैरह, अब हम जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, अब हमारा उसमें इंटरफेरेंस रहेगा, क्योंकि ये नवाब तो किसी काम के रहे ही नहीं, ये तो अब कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं कि कंट्री में हम कुछ भी कर रहे हैं। तो ये अब जो थे लोकल पीपल, जो यहाँ की जो कहते हैं प्रजा जनता, अब उसके ऊपर रूलरशिप और उनके ऊपर जो टॉर्चर शुरू हुआ था, ये उसका प्रोसेस था। एंड रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश, क्या रीज़न थे ब्रिटिश के सक्सेस के? ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी, ड्यू टू देयर सुप्रीमेसी ओवर द सीज द ब्रिटिश ensured an uninterrupted supply of arms and resources from England. Moreover, their supplies landed directly at their naval base in Mumbai. क्या था कि उनकी जो सर्विसेज थी इंग्लैंड की, रिसोर्सेज उनको आराम से, मतलब ब्रिटेन से इंग्लैंड से उनको आराम से अवेलेबल हो रहे थे कि भाई हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चाहिए। तो जो भी उनका बेस था मुंबई में सी रूट से ऑफ कोर्स, तो वहाँ उनको अवेलेबल हो जाता था टाइम टू टाइम। लेकिन फ्रेंच पीपल और दूसरे जो भी डच और पोर्तुगीज़ ने तो बहुत जल्दी डिफीट मतलब एक्सेप्ट कर ली थी। तो फ्रेंच पीपल को उनके नेशन से इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो रहे थे, तो ये उनकी डिफीट का एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। और ब्रिटिश की जो विक्ट्री थी उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी माना जाता है। ठीक है। सेकेंड रीज़न इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द ब्रिटिश कंपनी वॉज फाइनेंशियली मच स्ट्रॉन्गर देन द फ्रेंच। आपको पता है फ्रेंच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो ब्रिटिश कंपनी वाले फाइनेंशियली। तो द कैप्टिविटी ऑफ द रिच एंड प्रॉस्पेरियस
province of Bengal became an additional source of wealth for the British. पहले से ही थे, they are मतलब they had already feeded very well from their country Britain, but when they established their factories and their जो भी है territories in Bengal, तो उससे भी उनको जो उनका ही बिजनेस सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो बिजनेस था वो उनका ही सबसे अच्छा चल रहा था, तो इससे भी उनको फ़ायदा हो रहा था. उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन थी मच बेटर देन द फ्रेंच. ये इसका सेकेंड रीज़न यू कैन से कि ये है. ओके बेटा. अब थर्ड रीज़न इज़ कैपेबल लीडरशिप. Capable leadership, the English were led by capable officers like Robert Clive, whereas the elimination of Dupleix became the prime cause of loss for the French. ये मैंने बताया है कि गवर्नर जनरल जो फ्रेंच का था डुप्लिक्स, उसी के माइंड में सबसे पहले आया था कि हम इनको पॉलिटिकली भी रूल कर सकते हैं, और उनको देखकर ब्रिटिश के माइंड में आया था. लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, अपना सारे क्लेवर पीपल जो उनके कैनेटिक सेकेंड वॉर में उन्होंने शर्त रखी थी कि आपको डुप्लिक्स को वापस भेजना पड़ेगा, तो उन्होंने भेज भी दिया क्योंकि उसके टेरिटरी की ट्रीटी जो हुई थी उनके बीच में, उसके अकॉर्डिंग उनको भेजना पड़ा. ठीक है ना. तो इनका जो था रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश रूलर का जो एजेंट था या ऑफिसर था, वो बहुत चालाक था. तो उसकी कैपेबिलिटी को उन्होंने पूरा यूज़ किया इसमें, क्या पूरी चालें चलकर उन्होंने इंडिया को रूल ओवर किया. एंड द फोर्थ, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था बेटा, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस. जहाँ पर जो एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो है उनको पूरी परमिशन कर दी थी. शी हैड ग्रांटेड देम परमिशन टू ट्रेड एंड टू मेक देयर टेरिटरी, तो दे कैन डू एनीथिंग, एनी डिसीजन, एनी वॉर, मतलब कुछ भी आप करिए, आपको अपने देश को फ़ायदा होना चाहिए. तो उनको हर तरीके की परमिशन थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं था. लेकिन फ्रेंच के साथ ऐसा नहीं था. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ ट्रेड मोनोपोली एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली. It was free from government control. The French company, on the other hand, was dependent on the French government for loans and financial help. The French government was corrupt and inefficient. देखा आपने, जो वहाँ की फ्रेंच गवर्नमेंट थी वह करप्ट थी और इनएफिशिएंट थी, और मतलब फाइनेंशियली भी इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही थी. तो ये कैसे अपना यहाँ पे एस्टेब्लिश करते सब चीज़ें. तो और जितना उन्होंने अपना ट्रेडिंग फैक्ट्रीज या वो एस्टेब्लिश किया था वो काफ़ी नहीं था ब्रिटिश के आगे टिकने के लिए. ये बात गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही थी. तो द फ्रेंच कंपनी बीइंग कंट्रोल्ड बाय करप्टेड एंड efficient government lost the war. During this struggle with the French, the English learned that there was no unity among the Indian rulers, and they could easily take advantage of their mutual quarrels to increase their power. तो ये फ्रेंच और इंग्लिश के बीच के स्ट्रगल को देखकर दोनों के दिमाग में आया कि इंडियन पीपल जो हैं, इंडियन रूलर्स हैं, दे डोंट केयर अबाउट देयर किंगडम. हम उनको रूल कर रहे हैं, हम उनके टेरिटरी में आकर कुछ भी बोल रहे हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट दिस. तो इसका मतलब हम इनके देश में कुछ भी कर सकते हैं. ये चीज़ उनके दिमाग में आना हमारे देश के लिए, हमारे देश के आने वाले फ्यूचर के लिए, बहुत बहुत सालों के लिए एक तरीके से कर्ज साबित हुआ, मतलब एक श्राप की तरह साबित हुआ कि उनके दिमाग में हमारी ये इमेज बनी और हमने उस इमेज को तोड़ने में इतना टाइम लगा दिया. आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने कितना, उनके सारे जो भी थे सपोर्टर्स, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, कितने सेक्रीफाइसेस किए, जब हमें हमारे ही देश को वापस लेने में इतना सब कुछ खोना पड़ा और इतनी मतलब सेक्रीफाइसेस करने पड़े. ये सब ये इस एटीट्यूड की वजह से जो हमने उस वक्त उनको दिखाया था. अगर हम उस वक्त ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाते तो शायद द हिस्ट्री कुड बी डिफरेंट. खैर,
The rich resources of India, the English East India Company started planning of conquering India. अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बताया कि जो रॉबर्ट क्लाइव है और इसी तरीके को और ऑफिसर जो चालाक ऑफिसर और आएंगे, तो उन्होंने प्लानिंग करी कि अब हमें इंडिया पे रूल ओवर करना है, पॉलिटिकली हम पावर अपने हाथ में लेंगे. तो द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, द मुगल एम्परर फारूक शाह हैड परमिटेड द ब्रिटिश टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी. दिस लेड टू एन enormous loss of revenue for the नवाब्स ऑफ बंगाल. जब आप रेवेन्यू नहीं दोगे, मतलब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही, फ्री में कोई भी इंसान आ रहा है, सपोज कस्टम ड्यूटी इन द सेंस आज आपको कोई कह दे कि आप आराम से आइए और लंदन में बिजनेस करिए, तो आपको आने जाने का खर्चा मतलब सिर्फ आपका है कि आप प्लेन से जाइए आराम से, कोई वो नहीं है, जितना सामान चाहिए ले जाइए, बिजनेस करिए, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट आपसे कुछ भी नहीं पूछ रही, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही. तो ऐसा ये किस पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना. और अगर ऐसा कोई कहता है तो फिर इसका क्या मतलब होता है, आप समझ रहे हैं ना बेटा. तो इस तरीके से उनको अपने पैर जमाने में, अपने मतलब रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में इतनी मदद मिली इस डिसीजन की वजह से. और उल्टा जो नवाब थे बंगाल के, उनको नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि वो तो सारी कस्टम ड्यूटी भी नहीं, सारा प्रॉफिट भी वही ले रहे हैं, तो जो रेवेन्यू मिलता था वो मिल ही नहीं रहा था नवाब को. तो हमारी फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो ख़राब होने लग गई. एंड the company started their private trade side by side without paying any custom duty. तो लॉस किसका हुआ? इंडिया का और इंडिया के पीपल्स का. सेकेंड वॉर है द बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में हुई थी. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे द क्लैश बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब. The British and the Nawab of Bengal Sirajuddaulah began when the Nawab, furious at the British for their gross misuse of power, attacked the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials and blocked the English ships. Then the Nawab marched to Calcutta and captured the company's Fort William. जो प्लासी का जो बैटल हुई थी 1757 में, वो कैसे हुई थी? जो क्लैश किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश लोगों के बीच में, ब्रिटिश पीपल के बीच में, एंड सिराजुद्दौला कौन थे? द नवाब ऑफ बंगाल. तो वो फिर भी थोड़े बहुत ठीक थे. उन्होंने क्या किया कि ये क्या हो रहा है, ब्रिटिश ऐसे कैसे कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं अपने पावर का, हमने तो सिर्फ बिजनेस के लिए कहा था, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है उनकी तरफ से. और इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले अटैक कर दिया इंग्लिश फैक्ट्री पे जो कासिम बाज़ार में सिचुएटेड थी. फिर जो कंपनी के जो ऑफिशियल और वो लोग थे उनकी मतलब फिर इस तरीके से वो जो बैटल का जो रूट बने थे, जो प्लेटफॉर्म बना था, वो इसका रीज़न ये था. तो On hearing the news of fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. There was no option but a major war. जो रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी ने ऑर्डर दिया कि आप अपनी जो है फोर्स लेकर जाइए और वहाँ पर अपना वापस लीजिए. ये क्या हो रहा है, वॉर कैसे स्टार्ट हो गई? और इस तरीके से इसका रिजल्ट वॉर ही होना था, एक बैटल ही होनी थी, बैटल ऑफ प्लासी. किसके बीच में? सिराजुद्दौला के बीच में, नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश पीपल. सोचने की बात है कि रॉबर्ट क्लाइव के लिए यहाँ पर फोर्सेस अवेलेबल कैसे हुई, और सारी फोर्स को तो वो वहाँ से नहीं ला सकते ना. यानी यहाँ के लोगों को उन्होंने उसी वक्त खरीदना शुरू कर दिया था, अपनी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी. ये बात है. And the first open war between the British and the Nawab of Bengal took place at Plassey in 1757. ठीक है, तो in this battle सिराजुद्दौला was defeated and killed. सिराजुद्दौला जो थे वो इस बैटल में वो of course मारे गए. And one of the major cause of this defeat was the treachery within the Nawab's army. Mir Jafar, one of the important commanders, had secretly joined hands with the British as they had promised to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. अंग्रेज़ों ने मतलब समझ लिया था कि इंडियन पीपल में दे कैन डिवाइड एंड रूल. उन्होंने जब वो बैटल स्टार्ट हुई थी तभी सिराजुद्दौला की तरफ से जो उनके मेजर कमांडर थे मीर जाफ़र, उनको ख़रीद लिया था. और क्या उनको लालच दिया था, क्या हम आपको नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला के बाद. लेकिन
उन्होंने बनाया भी, लेकिन वो तो वही पपेट रूलर चाहते थे कि जो हम कहें वो करें, अपना माइंड मत यूज़ करो, अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो, हम जो कह रहे हैं वो करते रहो। जब और वो जो कह रहे हैं उसमें उन्हीं का प्रॉफिट था, ऑफ कोर्स इंडियंस का तो था नहीं। तो द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री एंड ऑफ immense historical importance as it paved the way for the British dominance over Bengal and eventually the whole of India। बंगाल से रूल करना शुरू किया और धीरे धीरे धीरे, ये तो होता ही है ना कि उंगली पकड़ाते हैं तो पोचा पकड़ लेते हैं लोग, लोकल लैंग्वेज में है कहावत। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि बंगाल से शुरू किया और धीरे 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 पूरे इंडिया पर उन्होंने रूल ओवर कर लिया। ये इसके रिजल्ट हुए बैटल ऑफ प्लासी के, ठीक है। द ब्रिटिश मेड मेजर गेन्स आफ्टर दिस बैटल, some of them are listed below। The East India Company got free trading rights in Bengal। वो क्या रिजल्ट हुए इस बैटल के? सबसे पहला ये हुआ कि द ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेडिंग करने के राइट्स मिल गए थे। कहाँ पे? बंगाल में, पूरे इंडिया में नहीं, बंगाल में। द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 24 परगनास। जो परगनास जो छोटे छोटे गांव मिलकर बने हुए होते थे, उनकी जमींदारी मिल गई। जमींदारी मिलना मतलब आपको पॉलिटिकल पावर हैंड ओवर होना। जमींदारी प्रथा से ही तो आप मालूम है आपको कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरह के मतलब एक ऐसा टाइम आया कि देयर आर 84 काइंड्स ऑफ टैक्सेस ऑन द पीपल, ऑन द लोकल पीपल ऑफ इंडिया। 84 काइंड्स ऑफ, मतलब अगर आप बेटी की शादी भी कर रहे हो तो उसका भी आपको कर देना है। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मतलब इस तरीके से हुआ था। And they utilized the resources of Bengal to maintain a large and well-equipped army। यानी अपने ही लोगों को लेकर उन्होंने अपनी आर्मी बनाई खुद की। The British also started draining the wealth from Bengal, but the company was still unwilling to take over the responsibility of Bengal's administration। They wanted Bengal to be ruled by a puppet। वो थे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सामने नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि मालूम नहीं था पूरे ऑल ओवर इंडिया अलग अलग टेरिटरी थी, अलग अलग रूलर्स थे, नवाब थे, महाराजा थे। व्हाट वुड बी देयर रिएक्शन? और इतना ज़्यादा वॉर बैटल, हो सकता है वो उस टाइम उसको फेस नहीं करना चाह रहे हो। भाई हम तो ट्रेड करने आए थे, बिजनेस का हमको तो फ़ायदा मिल गया। तो बाद में उनकी समझ में आया कि जैसे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इंडिया से वो सारा मतलब सोना और दूसरी सारी चीज़ें भी ले गए। वो बाद में धीरे धीरे करके उनके दिमाग में आया, है ना। अभी तो वो बस ये चाहते थे कि जो पपेट रूलर है वो रूल करता रहे, हम जो कह रहे हैं वो कहता रहे, मानता रहे, और हम यहाँ से अपना बिजनेस करें और उससे हमारा को प्रॉफिट हो, ठीक है। The English proclaimed Mir Jafar as the Nawab of Bengal, the new Nawab। Mir Jafar को उन्होंने according to their promise they made Nawab of Bengal। The new Nawab Mir Jafar paid a huge sum of money to the British company as compensation for the attack on Calcutta। In addition, he paid large sums as gifts and bribes to the officer of the company। Thus, the Battle of Plassey increased British prestige and power। The rich revenues of Bengal enabled them to organize a strong army। मीर जाफर ने क्या किया था कि उनको खूब मतलब गिफ्ट दिए, उनको खूब पैसे दिए थे उसको रेवेन्यू के तौर पे, कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑन कैलकाटा पे भी अटैक करने के लिए। उनको बंगाल का तो बना ही दिया था नवाब, अब वो कैलकाटा का भी बनना चाह रहे होंगे। वो सामने से वो तो पपेट रूलर था, तो वो सामने से नहीं लड़ना चाह रहा था। So Mir Jafar a puppet ruler। After the Battle of Plassey, the British made Mir Jafar to sit on the throne of Bengal, but the puppet Nawab could not meet the never-ending demands of the company's officials for presents and bribes। देखा, कंपनी उनसे अनड्यू डिमांड्स कर रही थी कि अब ये करो, अब ये करो, तो वो अब नवाब के कंट्रोल से बाहर जा रहा था, क्योंकि कस्टम ड्यूटी है नहीं, लोगों की जमींदारी 24 परगना उनको दे दिए, तो इनकम हो कहाँ से? वो सब अब धीरे धीरे जो उनकी जमा पूंजी थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई, और अब नया कोई सोर्स था ही नहीं, सोर्स ऑफ इनकम। अब उनके बाद समझ में आने लगी थी धीरे धीरे, क्योंकि अब वो अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा था कि मैं कहाँ से इनकी इतनी सारी डिमांड्स को पूरा करूं। फिर क्या हुआ?
This become in the result of battle of Buxar in 1764, when Mir Jafar could not meet the ever growing demands of the company. He was deposed and replaced by Mir Qasim as the Nawab of Bengal, but Mir Qasim refused to be a puppet ruler. जब मीर जाफर को हटाकर उनकी जगह रिप्लेस किया किसको, मीर कासिम को, और मीर कासिम थे थोड़े अलग नेचर के, उन्होंने पपेट रूलर बनना एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे जो सही लगेगा मेरे लिए, मेरे पीपल्स के लिए मैं वो करूँगा. तो ये रीज़न बना बैटल ऑफ बक्सर का. ही ट्राइड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड इट्स आर्मी. ही ट्रेन्ड हिज सोल्जर्स ऑन द लाइन्स ऑफ द यूरोपियन आर्मी. ही ऑल्सो ट्राइड टू स्टॉप द करप्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स. देखा, अगर उस पॉइंट पे अगर मीर कासिम सक्सेसफुल हो जाते दैन हिस्ट्री वुड कुड बी डिफरेंट. वो एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हिस्ट्री में. अगर मीर कासिम का सब लोग इंडिया के लोग या उस टाइम में उनके जो आसपास के लोग थे उनका साथ देते तो हिस्ट्री चेंज हो सकती थी. जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद की हिस्ट्री हो सकता है वो वैसी नहीं होती, क्योंकि उनके दिमाग में ये आया था कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं देंगे. वो इस तरीके के उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे कि नहीं, सबके लिए रूल बराबर रहेंगे, ये तो हमारी कंट्री है तो हमारे रूल चलेंगे अगर आपको बिजनेस करना है. तो इस तरीके के उनके वो थॉट्स थे. तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को तैयार करना शुरू कर दिया, आर्मी बनवाना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि वो बैटल होनी थी बक्सर की. एज अ रिजल्ट ही वॉज ओवर थ्रोन एंड टर्न आउट ऑफ बंगाल एंड बिहार. In the Battle of Buxar, fought between the British and Mir Qasim, the latter formed an alliance with the Nawab of Awadh, Shuja'ud-Dawla, and the Mughal Emperor Shah Alam II. Their combined army made the British forces at the Battle of Buxar in 1764. 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसमें मीर कासिम का साथ दो और लोगों ने दिया था. किसने दिया था? नवाब ऑफ अवध. अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड, इन लोगों ने भी मीर कासिम का साथ दिया कि नहीं, ये जो ब्रिटिश पीपल है दे आर नॉट राइट एंड हम इनका साथ देंगे एंड दे हैड टू गो बैक. तो इस वजह से उनके उसमें बैटल में उन्होंने मीर कासिम का साथ दिया. एंड दस वाइल इन प्लासी द ब्रिटिश डिफीटेड अ यंग एंड एक्सपीरियंस्ड नवाब एंड दैट टू थ्रू treachery in Buxar. The British defeated 3 powerful battle and the battle hard rulers. क्या हुआ कि जब तीनों ने मिलकर लड़ा तो भी उसको वो हरा नहीं पाए और ब्रिटिश ने उनको हरा दिया, क्योंकि उनकी तो पॉलिसी ही यही थी, डिवाइड एंड रूल. After this battle, the powerful Nawab of Awadh was left at the mercy of the British. The Mughal emperor became a prisoner of the British, and from the Nawab of Bengal, the British got the right of Diwani, or the right to collect the land revenue of Bengal, Bihar and Odisha. That is the most important turning point of Indian history. कि किस तरीके से ये लास्ट जो थे उन्होंने कोशिश करी थी कि बैटल ऑफ बक्सर में कि हम जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है या ट्रेडिंग पावर है उसको वापस पहले जैसे किया जाए. अब उनके धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि क्यों इनको इस तरीके के फरमान के थ्रू कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया. नो, दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन. तो उनको सही करना था, लेकिन हमको ऐसा होता है कि अब वो माने ही नहीं इंग्लिश ब्रिटिश पीपल. तो इस तरीके से ये जो अवध के नवाब थे वो तो उनके ऊपर ही रहे कि ठीक है भाई जो आप कहोगे, क्योंकि हार मान ली थी उन्होंने. और जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड, उनको प्रिजनर बना दिया, वो तो कैदी बन गए. और उनको नवाब ऑफ बंगाल जो थे उससे हटाकर ब्रिटिश के हाथ में सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली आ गया और उन्होंने ले भी लिया. और उनको क्या मिला? दीवानी मिली. दीवानी क्या होती है? वहाँ पर उनको मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर, वो उसे कहते हैं दीवानी. जो भी टैक्स लगेंगे या जो कुछ भी, मतलब पहले तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू से ही शुरू किया था, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस से लगाना शुरू किया. तो लैंड रेवेन्यू लेने की जो पावर होती है उसको दीवानी कहते हैं. तो दीवानी ऑफ विच एरिया? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है. दस अ डुअल
government was established in Bengal, where British collected land revenue, but the internal administration of maintaining law and order and defense of the state remained with the Nawab. कितने चालाक थे देखो, उन्होंने डुअल गवर्नमेंट जो द्वैध शासन जिसे कहते हैं हिंदी में, वो किया कि भाई लैंड रेवेन्यू तो हम करेंगे, कर तो हम वसूलेंगे, लेकिन जो अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की आपको व्यवस्था करनी है पॉलिटिकल या लॉ एंड ऑर्डर, ऑफ कोर्स जो वहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो, जो भी जुडिशरी सिस्टम है, वो सब आप देखोगे, आप मतलब नवाब देखेंगे वहाँ के, और हम सिर्फ लैंड रेवेन्यू लेंगे. दस नवाब हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल पावर दैट वाज विद द ब्रिटिश. यानी कि फाइनेंशियल पावर उन्होंने, जो उनके लालच था, उन्होंने वो अपने हाथों में ले लिया, बाकी जो का जो हेडेक है वो नवाब देखेंगे. द रिच रेवेन्यूज कलेक्टेड फ्रॉम द बंगाल प्रोविंस कुड easily meet the expenses of the East India Company, especially in the matters of train and maintenance of the troops. देखा आपने, अपना सारा जो भी फैक्ट्री को स्टेब्लिश करना, बिजनेस का सारा वो उन्होंने खर्चा कहाँ से निकाला, वहाँ पर जो रिच कलेक्शन होता था उनका बंगाल से, उसके रेवेन्यू से उन्होंने निकाला था. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया. The British supremacy was established mainly by two methods, direct and indirect annexation. Conquest of Mysore, Punjab and Sindh were examples of direct annexation. The British also subdued Marathas through wars. On the other hand, subsidiary alliances and doctrine of lapse are example of indirect and annexation. एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया, मतलब उन्होंने अपना जो टेरिटरी एरिया उसको और एक्सपेंड करने के लिए जो तीन मेन पॉलिसीज स्टार्ट करी थी, दैट वर फर्स्ट इज टू मेथड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एनेक्सेशन. तो फर्स्ट इज कॉन्सिक्वेस्ट ऑफ मैसूर, पंजाब एंड सिंध वर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एनेक्सेशन. डायरेक्ट एनेक्सेशन में क्या होता है, बैटल होती है, मैसूर है, पंजाब है, दो तरीके से उन्होंने मतलब अपने जो कहते हैं एरिया को बढ़ाने की कोशिश करी. जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी वो उन्होंने कहाँ यूज़ करी थी, झांसी में, कि आप गोद निषेध प्रथा जिसको हिंदी में कहते हैं, गोद निषेध प्रथा को उन्होंने झांसी में यूज़ किया था. तो ये हुआ इनडायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनेक्सेशन, है ना. एंड डायरेक्ट आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से मैसूर, पंजाब और सिंध में उन्होंने डायरेक्ट एनेक्सेशन यूज़ किया था. The conquest of Mysore. The South Indian state of Mysore had become strong under the leadership of Hyder Ali and his son Tipu Sultan. Tipu Sultan took up arms with the British when he stopped the export of pepper and cardamom through his ports and stopped permitting the local merchants from trading with the company. He also started modernizing his army with the help of the French. जो टीपू साउथ इंडिया में जो उन्होंने मैंने बताया ना, मैसूर में उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई थी. तो उसके लिए वो क्या करते थे, वो वहाँ पे भी वो किसी से परमिशन नहीं लेते थे, लेकिन जो वहाँ के टीपू सुल्तान थे और उनके फादर हैदर अली, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि नहीं, आप हमारे देश में, हमारे उसमें राज्य में ऐसे कैसे बिजनेस कर रहे हो, आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी. और वहाँ का जो पेपर मतलब काली मिर्च और कार्डेमन, इलायची, ये जो अपने गरम मसाले इंडिया के होते हैं, इनका बहुत वहाँ पे यूरोप में डिमांड होती है. तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप हमारी परमिशन के बिना नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने लोकल मर्चेंट थे उनको भी बैन किया कि आप हमारी परमिशन के बिना उनको कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, हमसे परमिशन लो और लेट अस नोटिस फर्स्ट, फिर हम परमिशन देंगे तो आप काम करोगे. ये साउथ इंडिया में जो था डिसीजन लिया गया. एंड द ब्रिटिश वांटेड टू क्रश द रूलर ऑफ मैसूर हु वांटेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस. द ब्रिटिश फॉट 4 wars with Mysore respectively in
1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 एंड इन 1799। जो बेटा जो टीपू सुल्तान थे उनकी सोच मॉडर्न थी। उन्होंने कहा कि फ्रेंच के साथ मिलकर जो इंग्लिश आर्मी में जो कुछ भी मॉडर्नाइज उन्होंने तरीके अपनाए थे, तो उन्होंने कहा हम भी हमारी फोर्स को सिखा देंगे, जो हमारी सेना है हम भी उसको ट्रेन कर देंगे। तो उन्होंने किसकी हेल्प ली? फ्रेंच पीपल की हेल्प ली। किस लिए? क्योंकि वो ब्रिटिश को हराना चाहते थे। और इस प्रोसेस में उनकी 4 बैटल्स हुई, जो 67 से लेकर 1799 तक चली। 1767 से 1799 तक चली 4 बैटल्स हुई थी। तो अभी पढ़ेंगे हम उसमें, लेकिन इन द एंड उनको हार माननी ही पड़ी। इन द फर्स्ट 2 वॉर्स नीदर साइड वॉन, कोई भी नहीं जीता पहली 2 बैटल में। बट इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर fought between Tipu Sultan and British, Tipu Sultan was defeated. After the defeat in the third Anglo-Mysore War, Tipu had to sign the Treaty of Seringapatam, named after his capital, and Tipu had to give away half of his kingdom and hand over 2 of his sons as hostage to the British. Finally, in the 4th Anglo-Mysore War, Tipu was defeated and killed while defending his capital, Seringapatam. जो फर्स्ट 2 वॉर हुई थी उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा, कोई जीता कोई हारा नहीं। जो थर्ड वॉर हुई थी 1790 से 92 के बीच में, उसमें जो थे टीपू सुल्तान की हार हुई थी और उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी उनको अपनी हाफ किंगडम, आधे से ज़्यादा जो राज्य का वो था, उनको ब्रिटिश को देना पड़ा। और उन्हें अपने 2 बेटों को भी हॉस्टेज बना के, मतलब वो उनके ब्रिटिश के दरबार में रहते हैं ना हॉस्टेज बन के, वो उनको भेजने पड़े। और जब 4th वॉर वापस शुरू हुई तो उसमें उन ब्रिटिश का मुकाबला करते करते टीपू सुल्तान हैड डाइड। तो ये उनके जो एक और पॉइंट था कि अगर टीपू सुल्तान जीत जाते तो थोड़ा बहुत चेंज होता हिस्ट्री में। ये एक और पॉइंट था जहाँ पर ब्रिटिश की जो रूट्स थी इंडिया में वो और मजबूत हुई। एंड नेक्स्ट इज वॉर विद द मराठास। देखा ना बेटा आपने कि बंगाल में हुई पहले तो मीर जाफर, मीर कासिम, इनके मीर कासिम अगर जीत जाता तो बंगाल से ही शुरुआत हुई थी तो ना होता। फिर उन्होंने मैसूर में जो है टीपू सुल्तान ने उनको अपोज किया, अगर टीपू सुल्तान जीत जाता तो साउथ इंडिया में नहीं होता। एंड द नेक्स्ट वॉर इज विद द मराठास। तो एंड में मराठास भी हारे और फिर ऑल ओवर इंडिया उनका जो था रूल कायम हो गया। तो वॉर विद द मराठास, द ब्रिटिश रिगार्डेड द मराठास एज देयर ग्रेटेस्ट राइवल्स। The Marathas were divided into different states under different sardars or chiefs belonging to dynasties such as Sindhyas, Holkar, Gaikwad and Bhosle. These chiefs were united under the leadership of the Peshwa, who was the administrative and military head. मराठा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि वहाँ पर कौन रूल करता था? पेशवा रूल करते थे। और पेशवा के अंडर में कौन होते थे? जो डायनेस्टी थी जिनकी सिंधिया की, होलकर की, गायकवाड़ की और भोसले की, ये 4 जो थे ये उनकी डायनेस्टी थी इसके अंदर। तो ये सब लोग मिलकर मराठा पीपल जो है उस एरिया को रूल करते थे। द ब्रिटिश कुड सप्रेस द मराठास आफ्टर 3 एंग्लो मराठा वॉर्स। ब्रिटिश और मराठा के बीच में भी 3 वॉर्स हुई थी कि टीपू सुल्तान और उनके बीच में 4 वॉर्स हुई थी, मराठा और ब्रिटिश के बीच में 3 वॉर्स हुई थी। ठीक है। द मेन वीकनेस ऑफ द मराठास वॉज देयर पॉलिटिकल डिसयूनिटी। मेन उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी उनके अंदर थी। ये मराठा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका ब्रिटिश ने फ़ायदा उठाया। ठीक है।
Their territories were reduced to small sizes. They were compelled to sign subsidiary alliance with the British and became their dependent allies. The defeat of the Marathas made the English the supreme power in India. जैसे ही उन्होंने मराठा को हराया और यूरोपियंस ब्रिटिश पावर थी वो सुप्रीम बन गई इंडिया में कि अब उनका कोई भी कंपटीटर नहीं है. जो जहाँ पर छोटी मोटी वॉर और बैटल तो होती रहती है तो वो उसको अपने हाथ दबा देंगे. द ब्रिटिश ऑल्सो कॉन्क्वर्ड सिंध इन ऑर्डर टू सप्रेस पॉसिबल रशियन इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया. The British feared that Russia might try to enter India from the northwest. रशियन इन्फ्लुएंस को ब्रिटिश को क्या डर था कि रशियन इन्फ्लुएंस हो सकता है इंडिया के ऊपर. किसका? रशिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है. ब्रिटिश को ये डर था. तो वो किस रास्ते से आ सकते थे इंडिया में? सिंध के रास्ते से आ सकते थे. तो उन्होंने उसको भी सप्रेस किया. वहाँ पर भी अपने आर्मी फोर्स को अच्छे से कवर किया कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया उसको कवर करें. एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट द ब्रिटिश फॉट अ प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान एंड एस्टेब्लिश्ड एन इनडायरेक्ट रूल देयर. अफगानिस्तान के साथ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई उनके ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच में. फाइनली ब्रिटिश गॉट द विक्ट्री एंड उन्होंने इनडायरेक्ट रूल वहाँ पर किए थे. द ब्रिटिश ऑल्सो टुक ओवर सिंध. इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने मतलब अपने जो टेरिटरी के एरिया को है वो एक्सपेंड किया था. मतलब एक टाइम तो ऐसा आया था कि यूरोपियन यूज्ड टू से कि हमारे मतलब यूरोप में कभी रात नहीं होती. क्यों? क्योंकि वहाँ जब किसी ना किसी उनकी टेरिटरी में किसी ना किसी उनके जो उनके उपनिवेश थे वहाँ पर सुबह हो ही रही थी. तो वो ऐसा कहते थे कि यूरोप के में कभी सूरज नहीं डूबता, ऐसा कहा जाता था. उन्होंने अपना इतना एक्सपेंड कर लिया था एरिया. इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान द ब्रिटिश टुक ओवर सिंध इन एन इनडायरेक्ट एंड treacherous way. First, they signed a trade agreement with the rulers of Sindh, who were known as Amirs, and then they promoted the Amirs to sign a subsidiary treaty with the British, and finally, irrespective of their previous assurance of regarding the freedom of Sindh, it was taken over by the British in 1843. सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया? अफगानिस्तान में जो वहाँ के सिंध अफगानिस्तान का एरिया है वहाँ के लोग जो रूलर थे अमीर्स कहे जाते थे. उन अमीर्स से पहले तो साइन करवा लिया एक ट्रीटी पे कि भाई आप ऐसे यहाँ पर नहीं आएंगे और ये आपका एरिया है. जो भी उनकी ट्रीटी के वो कंडीशंस थे उन पे उन्होंने साइन भी कर दिया और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको अपनी टेरिटरी एरिया में ले लिया. किसको? सिंध को. और फ्रीडम ऑफ सिंध इज़ अ ड्रीम्ड. मतलब एक उनके हाथ से जा चुका था ये सब 1843 में. पंजाब वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट टू बी एनेक्सेड. मतलब पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके उन्होंने हर स्टेट के लिए अलग अलग पॉलिसी अलग अलग मतलब चीज़ बनाई कि कैसे इसको हम अपने कंट्रोल में करेंगे. लेकिन जब पंजाब आखिरी इंडिपेंडेंट स्टेट बचा था तो उन्होंने उसके लिए क्या किया? अंडर महाराजा रंजीत सिंह पंजाब हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टेट विद अ स्ट्रॉन्ग एंड disciplined army. But after the death of Maharaja Ranjit, there was chaos in Punjab which was annexed by the British after 2 battles. सिर्फ 2 बैटल हुई और वहाँ के जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनके हाथ में ब्रिटिश के हाथ में पावर आ गई कि हम इसको अपने टेरिटरी में ले लेंगे भाई. द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिगेन इन 1845. Though the Punjab army fought bravely, some of the leaders had turned traitors. It was forced to concede defeat and to sign the humiliating Treaty of Lahore on 8th March 1846. The British annexed a large part of Punjab territory. The strength of the Punjab army was reduced and a strong British force was stationed
एट लाहौर। जो लाहौर उस वक्त पंजाब में आता था, तो जब दोनों पंजाब और ब्रिटिश आर्मी के बीच में लड़ाई हुई तो हु वॉज द विनर? ऑफ कोर्स ब्रिटिश वॉज द विनर। और उन्होंने पंजाब के जो बहुत बड़ा एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, और उसका जो ब्रिटिश फोर्स का जो वो था स्टेशन कहाँ बनाया? लाहौर में बनाया। नाउ द ब्रिटिश वांटेड टू इम्पोज डायरेक्ट रूल ओवर द पंजाब। द फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ पंजाब रोज अप इन लोकल रिवॉल्ट्स, बट देयर रिवॉल्ट्स वर क्रश्ड बाय द ब्रिटिश। उन्होंने बहुत कोशिश करी पंजाब के लोगों ने कि नहीं, हम अपनी आज़ादी को छीनने नहीं देंगे, लेकिन उनका कुछ भी जो एफर्ट्स थे वो काम नहीं किए, और फाइनली ब्रिटिश ही जीते। एंड लॉर्ड डलहौजी ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉन्क्योर पंजाब इन 1848। thus the last independent state of India was फाइनली टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। जो लास्ट स्टेट पंजाब जो बचा था उसको भी जो लॉर्ड डलहौजी, अगेन अ क्लेवर ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड मतलब उनकी इसमें भी किस्मत अच्छी रही कि उनको एक से एक जो थे ऑफिसर्स और जो भी मिले थे, कमांडर मिले थे या गवर्नर मिले थे, सब कैपेबिलिटी के लेवल में बहुत उनके काम आए। उन्होंने ये सारी स्ट्रेटजी बनाई और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो इनका बहुत बड़ा रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो रूलिंग पावर है और इस एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जो कि थी क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में थी सारी पावर, उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द सब्सिडियरी अलायंसेज एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एनेक्सेशन। तो द सब्सिडियरी अलायंस वाज स्टार्टेड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड विस्ली। It was a very clever method developed by the British to expand British territory indirectly. Under this system, the British promised to protect the Indian states by stationing their army in the ruler's territory. In return, the Indian states had to make payment for their upkeep. If the Indian rulers failed to make the payment, the part of their territory was taken away as penalty. A British official called resident was also placed at the court of the ruler. The resident was supposed to give advice to the ruler, but in reality he interfered and dominated the ruler. The Indian rulers also could not maintain any relation with any of the rulers without the permission of the British. Thus the Indian rulers lost their right of independent decision making, and their military powers also rested in the hands of the British. क्या हुआ कि द सब्सिडियरी अलायंसेज जो है, मैंने आपको बताया कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो भी इनडायरेक्ट मेथड था, और द सब्सिडियरी अलायंसेज ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है। इस मेथड में क्या होता है बेटा कि मतलब जो इंडिया के रूलर थे वो मतलब उनकी इनकैपेबिलिटी को शो करता है ये जो मेथड है कि उन्होंने तो ये बनाया, ये पॉलिसी बनाई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे होने दिया इंडिया के रूलर ने, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इंडिया के रूलर्स के साथ ब्रिटिश लोगों ने कहा कि अगर आपके ऊपर आपके आसपास के जिन होती थी वॉर, आसपास के जो लोकल वॉर्स होगी तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके जो भी फोर्सेस है उनको, सेना है उसको ट्रेन करेंगे ताकि हम आपकी रक्षा करेंगे, जो भी आपके आक्रमण होगा, जो भी आपके ऊपर अटैक होगा उससे आपकी रक्षा करेंगे, और उसके बदले में यू हैव टू पे अस, आपको हमें पैसे देने होंगे, आपको हमें पेमेंट करना होगा। एंड इफ यू डोंट तो देन योर टेरिटरी बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी। आपके जो, अगर आप नहीं पैसे दे सके, जो भी एक अमाउंट को उन्होंने फिक्स कर लिया था, अगर आप वो नहीं दे सके तो फिर आपके जो टेरिटरी के जो हिस्से हैं, पार्ट है, उसमें से कुछ हिस्सा हम आपको एज ए पेनल्टी हमारी ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बना लेंगे, इस तरीके से। और ये था कि कोई भी राजा आपस में एक दूसरे से ब्रिटिश रूलर्स की परमिशन के बिना बात नहीं करेंगे। ये सुनकर भी हमारा खून खौलता है कि उस वक्त के राजाओं ने ऐसा क्या हो गया था, उनकी बात ऐसे क्यों मानी कि आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाते, मरना तो था ही, मरे तो वो वैसे भी, लेकिन अगर ये नहीं मानते, उन्होंने सोचो उनकी ऐसी ऐसी कंडीशंस को, शर्तों को उस राजाओं ने माना, क्या आप हमारी परमिशन के बिना आपस में इंडिया के जो रूलर्स थे, जो महाराजा थे, वो बात भी नहीं करेंगे। तो दैट वाज अ
very insulting things. Okay. The British had gathered for themselves influence and power that allowed them to maintain large forces at the expenses of the Indian rulers and to take over the Indian states anytime they wanted. तो इस तरीके से धीरे धीरे जो ब्रिटिश ने सारे जो तरीके अपनाए इंडिया को हथियाने के कि कहीं पे डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, कहीं पे इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे, कहीं पे डायरेक्ट फोर्स यूज करेंगे और इस तरीके से पूरे इंडिया को उन्होंने अपनी टेरिटरी को के रूप में चेंज कर लिया. ओके. द डॉक्टराइन ऑफ लैप्स. इस पॉलिसी में क्या हुआ था बेटा? अंडर लॉर्ड डलहौजी जो द सब्सिडियरी अलायंसेस थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट पॉलिसी, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेजली, एंड हु फाइंड द डॉक्टराइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, लॉर्ड डलहौजी. So under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856, a new scheme for indirect annexation was devised. This policy was known as the Doctrine of Lapse. According to the doctrine, if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse and it would be taken over by the East India Company with immediate effect. The right of adoption was denied to the Indian rulers. In 1856, Dalhousie also took over the kingdom of Awadh with the reason that it was being misgoverned. Thus, taking advantage of the political disunity among the Indian rulers, the East India Company transformed itself from a trading company into a strong colonial company, colonial power. The Doctrine of Lapse बेटा कौन सी पॉलिसी है? जब आपका अपना कोई संतान नहीं हो, आपके अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, किसी भी राज्य के राजा के मतलब कोई पुत्र नहीं हो, तो उसको गोद लेने का अधिकार उससे छीन लिया गया कि आपको कोई गोद लेने का अधिकार नहीं. और जैसे ही वो राजा मरेगा तो उसके मरते ही उसका पूरा जो भी राजा के अधिकार में जो क्षेत्र है वो किसके अंडर में आ जाएगा? वो ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा. ये रूल बना दिया लॉर्ड डलहौजी ने. और 1856 में उन्होंने अवध को भी जो है ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल कर लिया. किस रीज़न से? कि वहाँ पर मिस गवर्न हो रहा है, वहाँ पर अच्छे से कुशासन का रीज़न देखकर कि यहाँ पर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे हैं यहाँ के रूलर और यहाँ की जनता बहुत परेशान है, और इस तरीके के बहाने और रीज़न देखकर वहाँ अवध की जो थी एडमिनिस्ट्रेशनशिप वो भी अपना हाथ में ले ली. इस तरीके से खूब उन्होंने पॉलिटिकल एडवांटेजेस उठाए और धीरे धीरे कैसे उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी से अपने आप को कॉलोनियल पावर में चेंज कर लिया कि ये सब हम कॉलोनियल पावर मतलब उपनिवेश बना लिया उन्होंने अपने इंडिया को. किस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग पॉलिसी अलग अलग स्टेट में लगाकर ये यूज़ किया. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. क्या थी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बेटा? तो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स: सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस. एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे थे उनके 3 पिलर थे कंपनी के. वो क्या थे? सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस. Lord Cornwallis established the Indian civil services because only well-trained civil servants could take up the challenge of governing the Indian territories. Lord Cornwallis tried to make the Indian civil services honest and efficient by increasing the salary of the officers and by fixing the rule that promotion would be on the basis of seniority. The officers were not allowed to accept presents and bribes. Till 1853, all appointments to the civil services were made by the directors of the East India Company, but after 1853, all the civil servants were recruited through a competitive examination. A special feature of the Indian civil services was that Indians were almost completely excluded from it. All high posts in the administration were held by Englishmen. The British did not trust that the Indians would follow British policies in India. Indians were, however, appointed in large numbers to subordinate posts at a lower salary with the thought that they were much more readily available as compared to Englishmen.
क्या पॉलिसी हुई, सिविल सर्विसेज का जो रूल बनाया था बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इस क्वेश्चन हो सकता है कि किसने इंडिया में पहली बार किसने सिविल सर्विसेज स्टार्ट करी थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार इंडिया में सिविल सर्विसेज स्टार्ट करी थी, और उनका अपना ये था कि जो इंडियन लोग इससे टोटली बाहर थे। कोई भी किसी भी इंडियन को इस सिविल सर्विस, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस सर्विस आज भी मानी जाती है, उसका कहीं ना कहीं रूट वहीं से, जो आज आईएएस कहते हैं जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके जो रूट थी वो वहीं से जुड़ी हुई है। वहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार इंडिया में इस तरीके की सर्विसेज स्टार्ट करी थी, लेकिन इंडियंस ही इस सर्विसेज से बाहर थे। उनको कोई हक नहीं था कि वो ये, पहले तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे वो डायरेक्ट अपने उससे मर्जी से अपने हिसाब से चूज़ कर लेते थे कि कौन बनेगा ये ऑफिसर, और उनकी सैलरी भी बहुत हाई होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1853 के बाद एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हेल्ड किया जाता था, और उसको जो उसको पास करता था, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, बहुत टफ एग्ज़ाम होता था, उसको जो क्लियर करेगा वो इस पोस्ट पे मतलब एलिजिबल होगा फॉर दिस पोस्ट ऑफिसर्स की। और इंडियंस उसमें भी अलाउड नहीं थे। काफ़ी टाइम बाद इंडियंस को अलाउ हुआ कि ओके यू कैन गिव द एग्ज़ाम। पर एग्ज़ाम कहाँ हेल्ड होता था बेटा? हेल्ड होता था लंदन में। तो जो हमारे एक फ्रीडम फाइटर हैं वीर सावरकर, मतलब ही वॉज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और उन्होंने लंदन जाके ये एग्ज़ाम दिया था। उस ज़माने में लंदन गए थे, और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में आई थिंक बहुत कम उम्र में 17-18 की एज में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो डर गए थे कि ऐसे कैसे, इंडियंस में भी इतनी वो है क्या? तो हमारे देश में इतना पोटेंशियल था बेटा। वहाँ जाकर उनके देश में एग्ज़ाम दिया, इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया। आज हम इंग्लिश में अगर एग्ज़ाम हो कोई हो तो थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन उन्होंने उनके देश में जाकर ही वो एग्ज़ाम दिया और क्लियर किया उन्होंने वो एग्ज़ाम। और उनकी क्या सोच थी कि हमें नहीं लगता कि इंडियंस जो है इसके एलिजिबल हैं फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो उनको क्या किया उन्होंने कि इनको तो सिर्फ बाबू बनाओ, एलडीसी बनाओ, इनको सिर्फ इतनी इंग्लिश सिखाओ और इतना काम करवाओ कि यहाँ पर हमारा ऑफिस वर्क कर सकें। इससे ज़्यादा इनको ऑफिसर रैंक का कोई भी काम नहीं देना है, क्योंकि ये हमारी बात थोड़ी मानेंगे इंडिया में, हमारे इंडिया के खिलाफ थोड़ी काम करेंगे। ये उनकी सोच थी। एंड द सेकेंड पिलर इज आर्मी। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज द आर्मी। विद द हेल्प ऑफ द आर्मी द ब्रिटिश defeated the Indian rulers, defended the British Empire from their foreign rivals, suppressed the internal revolts, and extended the British Empire in Asia and Africa. The major part of the East India Company's army consisted of Indian soldiers. आई थिंक इससे ज़्यादा शेमलेस थिंग हमारे लिए सुनना कुछ भी नहीं हो सकता है कि यहाँ के सोल्जर्स को ही उन्होंने यहाँ के खिलाफ तैयार कर दिया। कैसे उनका ब्रेन वॉश किया होगा, क्या उनसे कहा होगा कि वो अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही देश के जो दूसरी जो उनके अपोज में थी, उनके दुश्मनों की सेना थी, लेकिन लोग तो इंडिया के ही थे ना। लेकिन उन्होंने उनका इस तरीके से ब्रिटिश आर्मी करके उनको तैयार किया कि आप कौन सा लड़ना है, और किस तरीके से उन्होंने अपने जो कॉलोनियल एरिया है, एशिया से लेकर अफ्रीका है, और सब जगह तक उन्होंने अपनी ये एम्पायरशिप को फैलाया बेटा। The major cost of East India Company's army consisted of Indian soldiers. However, the officers of the army were exclusively British. ऑफिसर वहाँ पर भी उन्होंने ब्रिटिश ही रखे। इंडियंस को निचले दर्जे का सारा जो भी उनका वो डेजिग्नेशन थे, उनको सब नीचे एलडीसी बनाओ, सैनिक बनाओ, कोई भी ऑफिसर रैंक का कुछ भी नहीं बनेगा। इनफैक्ट नो इंडियन सोल्जर कुड राइज अबव द रैंक ऑफ अ सूबेदार। सूबेदार से ऊपर कोई भी नहीं बनेगा सोल्जर, ठीक है ना। ब्रिटिश आर्मी का ये रूल था। एंड द थर्ड पिलर ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द पुलिस।
फॉर्म बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आप देख रहे हो लॉर्ड कॉर्नवालिस कितना क्लेवर पर्सन था, उसने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पूरी पॉलिसीज और सब तैयार किया कि क्या क्या होना चाहिए। पहले तो उन्होंने अपने पॉलिसीज़ बनाई कि किस तरीके से सारे स्टेट को ब्रिटिश टेरिटरी में ट्रांसफॉर्म किया जाए, और फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या पिलर्स ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कैसे सारा सिस्टम चलना चाहिए, उसकी भी उन्होंने सारी प्लानिंग करी। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम इन विच अ डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ थानास, ईच अंडर अ दरोगा whose responsibility was to maintain peace and order in his area. The district superintendent of police was the head of the police organization in a district. In the police service also, Indians were excluded from all superior posts. Apart from trying to end crimes like dacoity, the police was also responsible for suppressing the rise of any nationalist movement. देखा आपने कितने चालाक थे बेटा। कि सबसे पहले तो उन्होंने सिस्टम क्या बनाया कि एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की पॉलिसी थी, उन्होंने प्लानिंग करी कि एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारे थाना में डिवाइड करेंगे, और जो उसका हेड होगा, थाने का हेड जो होगा वो दरोगा होगा, और डिस्ट्रिक्ट का हेड जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होगा। ठीक है, उसका जो काम होगा वो अपने अपने एरिया में शांति बना के रखना, एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम कर रहा है, सब चीज़ की उसको रिपोर्ट करनी होगी, बताना होगा इस तरीके से। और इसमें भी मतलब जो दरोगा थे वो तो इंडियंस बन सकते थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ कोर्स इट्स अ हायर डेजिग्नेशन, तो वहाँ पर यहाँ इंडियन जो थे वो यहाँ पर नहीं वो अपॉइंट किए जा सकते थे, क्योंकि ये एक अपर पोस्ट थी और इंडियंस को वो किसी भी सुपीरियर पोस्ट पे जगह नहीं देना चाहते थे। और इसके अलावा उन्होंने क्या काम किया, पुलिस को उन्होंने ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको किसी भी तरह का नेशनलिस्ट मूवमेंट हो, और कोई भी ऐसा मूवमेंट हो या कोई इस तरीके की बात हो, कुछ भी ऐसा हो जिसमें आपको लगे कि हमारी टेरिटरी पे कोई खतरा आ रहा है, तो आपको सप्रेस करना है, आपको उसे उसी वक्त दबाना है, उसको बढ़ने नहीं देना है, ताकि हमारे ऊपर कोई भी खतरा ना आए। ये इनकी 3 एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज थी। एंड द नेक्स्ट इज जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब उन्होंने जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया, तो द ब्रिटिश डिसाइडेड टू dispense justice through a number of civil and criminal courts. In 1865, the high courts were established at Calcutta, Madras and Bombay. 3 हाई कोर्ट बनाई थी उन्होंने 1865 में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। इन इंडिया द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। दिस मीन्ड दैट their administration was carried out according to the laws which define the rights and duties of the people, and not according to the whims and fancies of the British authorities. The British also introduced the concept of equality before law. This means that all the people are equal before the law, irrespective of their caste, religion, class, language and gender. उन्होंने जो मॉडर्न वे था, मॉडर्न रूल ऑफ लॉ था, नए तरीके का उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। पहले तो सारा राजा ही सर्वा होता था, वही वकील, वही राजा, वही जज, वही सब कुछ, लेकिन उन्होंने पूरा जुडिशरी सिस्टम बनाया कि नहीं, इस तरीके से कोर्ट्स होनी चाहिए, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या जो हाई कोर्ट बनाई थी 3 जगह बनाई थी, और उसमें भी कैसे रूल काम करेंगे, कौन से ऑर्डर काम करेंगे, ये सिस्टम उन्होंने बनाया था। और ये बनाया था कि सबसे बड़ा चीज़ उन्होंने ये बनाई थी कि लॉ ऑफ इक्वालिटी। लॉ ऑफ इक्वालिटी मतलब सभी कानून के समक्ष सभी समान है, किसी के लिए ना तो कानून ज़्यादा अच्छा है कि भाई ये इस धर्म का है, ये इस रिलीजन का है, ये इस कास्ट का है, ये लैंग्वेज बोलता है तो ये है। जेंडर मतलब आदमी को ज़्यादा वो देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, वुमेन को कम समझना, इस तरीके का कुछ भी उन्होंने नहीं रखा। ये उन्होंने फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वालिटी बनाया, ये इनका वो था। ठीक है, बट इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिसाइज्ड। लॉ तो बना दिया, जैसे कि आज की सिचुएशन है, लॉ तो है, लेकिन लॉ को मानता कौन है, कितना इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, यही वाली सिचुएशन और प्रॉब्लम उस
टाइम भी थी, बट इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिसाइज. द यूरोपियंस हैड सेपरेट कोर्ट्स एंड इवन लॉज. इन क्रिमिनल केसेस दे कुड बी tried only by European judges. Moreover, justice became expensive due to the court fees, lawyers' fees, and expenses of witnesses. Courts were often situated in distant towns. Cases dragged on for years. The complicated laws were beyond the grasp of the ignorant and illiterate peasants. The rich could turn and twist the law in their फेवर. क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम यही थी कि किस तरीके से क्रिमिनल केसेस थे, यूरोपियन के जो भी इंडियंस के थे उनके खिलाफ जो जज बनेंगे वो सारे यूरोपियन होंगे, और किसी भी यूरोपियन के खिलाफ इंडियन जज नहीं काम कर सकता है, वो उनके लिए भी यूरोपियन जज ही होंगे. और जो हमारी उस टाइम की इंडिया की जनता थी वो इलिटरेट थी, उसको इतना लॉ का नॉलेज नहीं था. आज भी लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है. तो उस समय तो इतना मीडिया का और ये सब फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी, तो कहाँ से वो इतना अपने अवेयर होते हैं अपनी राइट्स के लिए. तो पढ़े लिखे भी कम थे, इस वजह से अमीर लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया और लॉ को अपने फेवर में मोड़ लेते थे कि इनको, और गरीबी भी उतनी ही थी. तो किस तरीके से वो इतनी दूरी दूरी पे कोर्ट सिचुएटेड थे, फिर लॉयर की फ़ीस दो और फिर विटनेसेस को फीस दो. तो ये सब उनके लिए मतलब उसको सहना बहुत मुश्किल था, इतने सारे चार्जेस को. तो जस्टिस देकर भी, लॉ बनाकर भी, लॉ उन्हीं के हाथों में था, उन्होंने बनाकर भी नहीं दिया. Thus, justice became costlier and involved long delays in the settlement of court cases. Now the East India Company transformed into a territorial power. जो केसेस थे वो इतनी दूर सिचुएटेड जो कोर्ट्स हैं उसमें चलते थे, तो इस वजह से जो है बहुत लंबा खिंच जाता था केस, सालों साल तक चलता रहता, फैसला ही नहीं आ रहा है. तो इस वजह से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी खराब हो जाती थी. जो थोड़े बहुत ठीक थे, जो पहले से गरीब थे, वो तो इस सब के एक्सपेंसेस उठा ही नहीं सकते थे, तो वो इस तरफ बढ़ते ही नहीं थे और ना जानना चाहते थे इसके बारे में. लेकिन जो थोड़े बहुत जिनके पास पैसे थे या समझ थी, तो वो भी मतलब धीरे धीरे करके टूट जाते थे. इतना टाइम उनको सहना जो था वो पॉसिबल नहीं था. तो किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया टेरिटोरियल पावर में, ये एक मतलब देखने वाली बात है कि इस धीरे 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 कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो है रूलरशिप में आई. ये इस चैप्टर के बेटा वो थे, की पॉइंट थे. सारा हमारा ये चैप्टर का ये समरी है, एक्सप्लेनेशन है. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड